अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फेरोज शाह, फिज़िक्स लेक्चरर। आज मैं आपके साथ सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के लास्ट टॉपिक ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वाहिद टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट आपके बुक में जिसमें लिखी हुई जो बातें हैं उनका एक्सप्लेनेशन आपके लेवल में नहीं है। तो बहुत सी बातें आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी, यानी आपको मानना पड़ेगा कि ये बात इस तरह है तो बस है, ऐसा क्यों है। तो मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर में ये क्यों का लफ्ज़ अपने जहन में लाना है, बस जो भी है उसको एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। और ट्रांजिस्टर से अगर मैं पेपर के लिहाज से बात करूँ तो जब भी इससे कोई क्वेश्चन आया है तो राइट नोट वगैरह का आया है और स्टूडेंट अक्सर इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं और पहले तो आता नहीं है। अगर एंट्रेंस टेस्ट्स में ईटा टेस्ट, एमडीकेट के टेस्ट को देखो तो बहुत रेयरली ट्रांजिस्टर टच होता है। अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो वो आप जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ अगर ये आपके माइंड में हो तो आप इससे कवर कर लोगे। इसके पीछे के बातें या वेरिफिकेशंस जानने की आपको ज़रूरत नहीं। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। जितना टाइम आपको ट्रांजिस्टर में हर क्यू का आंसर ढूंढने में लगेगा उतने टाइम और उतने मेहनत में आप किसी भी सब्जेक्ट के कई चैप्टर्स आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे देगा। तो मैं आपको सारे मेन पॉइंट्स ट्रांजिस्टर के बताता हूँ, सिर्फ इस डिसीशन के लिए डिसीशन कर रहा हूँ कि इसके इन पॉइंट्स के पीछे के क्यू का सर छाप ना करें, आपके लिए नहीं है, हार्मफुल है और बेहतर नहीं है। इसके अलावा हर टॉपिक में मैं आप जानते हैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सुनते हैं मुझे, तो मैं हर बात का रीज़न खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये इस वजह से ये है और इस वजह से ये है, लेकिन ये आपको बताना या आपके रेंज से बाहर है और आपके लिए आपका टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ है। लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? तो मैं पॉइंट्स के फॉर्म में इसके साथ आपको शेयर करता हूँ, आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है made of 3 सेमीकंडक्टर्स। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें 3 सेमीकंडक्टर्स होते हैं एंड 2 जंक्शंस। 3 सेमीकंडक्टर्स और 2 जंक्शंस। ये कैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें 3 सेमीकंडक्टर्स होते हैं और 2 जंक्शंस होते हैं। और पॉइंट नंबर 2, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मेड ऑफ 2 डायोड्स। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जनाब जो 2 डायोड्स से बनता है, 2 डायोड्स का हो या 3 सेमीकंडक्टर एंड 2 जंक्शंस का हो, ये ट्रांजिस्टर कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट नंबर 3। इन सब पॉइंट्स 2-3-4 पॉइंट्स का इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। पॉइंट नंबर 3, जो 3 सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन 3 सेमीकंडक्टर्स में जो 3 सेमीकंडक्टर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उस सेमीकंडक्टर्स में एक होता है इमिटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। एक इमिटर, एक कलेक्टर और एक बेस। दूसरी बात यह है कि इमिटर जो है, इमिटर और कलेक्टर ये सेम नेचर के होते हैं। ये सेम नेचर का होते हैं, मतलब ये है कि अगर ये पी टाइप है तो ये भी पी टाइप, अगर ये एन टाइप तो ये भी एन टाइप। और बेस जो है वो डिफरेंट नेचर का होगा। बेस का जो नेचर होता है ये डिफरेंट नेचर का होगा। अगर इमिटर और बेस अगर इमिटर पी टाइप होगा तो बेस एन टाइप होगा। अगर इमिटर और कलेक्टर एन टाइप होंगे तो बेस पी टाइप होंगे। अब इन यहाँ तक की बातों का एक डायग्राम फर्ज करो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अ पीस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर्स हैं। इसके अंदर जो हैं वो 2 जंक्शंस हैं। ये लो पहला जंक्शन और ये ले माय डियर स्टूडेंट दूसरा जंक्शन। तो देखो 3 सेमीकंडक्टर्स बन गए। इसमें ये इमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। इमिटर, कलेक्टर एंड बेस। ऐसा भी हो सकता है कि इमिटर पी टाइप हो और कलेक्टर पी टाइप हो और बेस एन टाइप हो। सो वी कॉल इट पी ट्रांजिस्टर। हम इसे पी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। लेकिन आप ऐसा भी कह सकते हो
कि 3 सेमीकंडक्टर्स का ये कॉम्बिनेशन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जंक्शन इस तरह, ये भी एक जंक्शन, और हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, लेकिन एमिटर जो है वो एन टाइप का हो, कलेक्टर भी एन टाइप का हो, तो बेस जो है वो पी टाइप का होगा, और ये होगा माय डियर स्टूडेंट एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, पी एन पी और एन पी एन। यानी यहाँ तक जानने के बाद आप पॉइंट नंबर 4 ले सकते हो, दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पी एन पी एंड एन पी एन, एन पी एन। तो आप देखो एमिटर P है तो कलेक्टर भी P है, तो इनका नेचर क्या होता है, सेम। लेकिन जहां एमिटर और कलेक्टर P है तो वहां बेस जो है वो N टाइप है, एंड दैट्स वाई। आप समझ गए हैं इसको। लेट मी प्रोसीड, इसमें मजीद कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। तो जो एमिटर होते हैं, चाहे वो NPN के हो या PNP के हो, इसका साइज मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब होता है कि बेस से बड़ा और कलेक्टर से छोटा, लेकिन इसकी जो डोपिंग होती है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ए मैक्सिमम मीन के बेस और कलेक्टर दोनों से इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है। बेस जो होते हैं दोनों चाहे NPN का बेस हो चाहे PNP का बेस हो, लेकिन इसका जो साइज होता है, साइज माय डियर स्टूडेंट्स, इसका साइज जो है वो भी स्मॉल होता है, और इसकी जो डोपिंग होती है वो भी स्मॉल या मिनिमम होती है। लेकिन कलेक्टर जो है दोनों का PNP और NPN दोनों का कलेक्टर जो है, इसका साइज मैक्सिमम होता है, और इसकी जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, यानी बेस से ज़्यादा और एमिटर से कम, एमिटर से कम और बेस से ज़्यादा। अब मैंने पहले कहा, रिक्वेस्ट की आपसे कि अगर आप चाहते हो कि ट्रांजिस्टर में अगर आपके पेपर या टेस्ट में इसका इतना सा इन्वॉल्वमेंट आ गया और आप उसमें सफ़र ना हो, और ट्रांजिस्टर पर यूटिलाइज टाइम आप किसी और जगह जहां आपको बहुत फ़ायदा मिलता है उस पर लगा दो, तो मेरी कही हुई बातें याद रखें और इसके पीछे के क्यू जो आपके माइंड में बनते हैं उनको अवॉइड करें। यानी इस वक्त मैं बता सकता हूं कि ये साइज़ मॉडरेट क्यों है, डोपिंग मैक्सिमम क्यों है, ये स्मॉल क्यों है, ये मैक्सिमम साइज़ और ये मॉडरेट। लेकिन ये कहानी काफ़ी लेंथी होगी, जो मुझे लगता है आपके लिए यूज़फुल न, इतना यूज़फुल नहीं होगा जितना हार्मफुल होगा, क्योंकि इतना टाइम हर बात पे लगेगा कि उससे आप बाकी सब्जेक्ट्स की ज़्यादा रिकवरी या इसी सब्जेक्ट के बाकी चैप्टर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। लेट मी प्रोसीड प्लीज़। ये है जनाब मैक्सिमम साइज और मॉडरेट डोपिंग, NPN और PNP ट्रांजिस्टर। अब देखिए मैंने कहा इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेड ऑफ 3 सेमीकंडक्टर्स एंड 2 जंक्शन, तो देखो 3 सेमीकंडक्टर एंड 2 जंक्शन, 3 सेमीकंडक्टर 2 जंक्शन। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो ये अकेला एक डायोड है, ये एक डायोड है और ये जो है दूसरा डायोड है, तो 2 डायोड आप इसमें मिक्स हो गए हैं और आपके लिए ट्रांजिस्टर बना। अगर आप देखें तो ये एक डायोड है और ये है माय डियर स्टूडेंट दूसरा डायोड, तो 2 डायोड्स आप इसमें मिक्स होकर माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेमीकंडक्टर अलॉन्ग विद 2 जंक्शंस, एमिटर बेस कलेक्टर, मेन पॉइंट समझ गए हैं। और आगे टाइप्स भी 2 हो गए, PNP एंड NPN। अब हम इसमें मजीद पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको ट्रांजिस्टर के सिर्फ 4 पॉइंट्स बताए हैं, बाकी भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर 3-4 पॉइंट्स होते तो मैं हर पॉइंट में इन्वॉल्व हर क्यू का आंसर आपको देता, लेकिन पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं और हर पॉइंट के अंदर पॉइंट है, सो दैट्स वाई आप पॉइंट्स पर ही फोकस करें, इट विल बी बेटर फॉर यू। पॉइंट नंबर 5 अबाउट ट्रांजिस्टर। पॉइंट नंबर 5 इज व्हाट आर द circuit symbols of NPN and PNP। सर्किट सैम्बल्स को प्रैक्टिकल सैम्बल्स, इसे प्रैक्टिकल सैम्बल्स भी कहते हैं। सो द सर्किट सैम्बल्स ऑफ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? आसान सा तरीका है कि आप एक सर्कल बनाओगे, सर्कल में ऐसे लाइन लोगे, ऐसे लाइन लोगे, ऐसे लाइन लोगे और इस तरह। ये निशान दोनों के लिए है। सर्किट में ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास एक सैम्बल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर NPN और PNP। फ़र्क ये है कि ये वाला लाइन हमेशा बेस होता है, ये बेस होता है और इनमें एक कलेक्टर होता है और एक इमिटर। पहचान क्या है? एक लाइन पर एरो लगाओगे, एक लाइन पर एरो लगाओगे
तो जिस पर एरो लगाओगे वो एमिटर और एक जिस पर कुछ नहीं लगाओगे वो कलेक्टर होगा। जिस लाइन के साथ 3 अटैचमेंट्स है वो बेस है। अब ये तो बेस है, ये भी बेस है, इन दोनों में एक एमिटर और एक कलेक्टर होगा। एमिटर जो है जिस पर एरो लगा हो, कलेक्टर जिस पर एरो नहीं होगा। लेकिन एरो के डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर। फर्ज करो हम एरो इस तरह भी लगा सकते हैं और एरो इस तरह। जब मैंने इस पर एरो लगा दिया तो ये तो क्लियर हो गया कि ये एमिटर बन गया और ये कलेक्टर बन गया। ये एमिटर बन गए, वो कलेक्टर और दरमियान में बेस। अब पी एन पी क्या होगा और एन पी एन क्या होगा? बहुत आसान है। अगर पी एन पी है तो एमिटर पी टाइप है और पी पॉजिटिव है और पॉजिटिव करंट देता है, वो करंट लेता नहीं है। वो पॉजिटिव करंट देता है। और अगर एन पी एन है तो एमिटर एन है और एन करंट लेता है, देता नहीं है। सो दैट्स वाई ये देखो, ये करंट दे रहा है बेस को, ये करंट दे रहा है बेस को, तो इट मीन कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। इट इज पी एन पी ट्रांजिस्टर, क्योंकि एमिटर बेस को करंट दे रहा है और यहां एमिटर बेस से करंट ले रहा है, तो ये एन होगा, नेगेटिव करंट लेता है, एन पी एन। तो इट इज एन पी एन ये एन पी एन ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है और ये पी एन पी ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल है। पॉइंट नंबर 6 अबाउट ट्रांजिस्टर। पॉइंट नंबर 6 जो है, ट्रांजिस्टर में हमेशा 2 वोल्टेजेस लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर के साथ हमेशा 2 वोल्टेजेस लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर ऑलवेज entertain two voltages। 2 वोल्टेजेस एंटरटेन करता है माय डियर स्टूडेंट्स, और जो 2 वोल्टेज ये एंटरटेन करता है वो 2 वोल्टेजेस में से एक होता है V1, एक है V2। मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल होते हैं, VBE, VBC वगैरह वगैरह, काफ़ी। आप बस 2 वोल्टेजेस हैं, जो सिंबल चाहो आप उसको दे सकते हो, V1 एंड V2। V1 और V2 में ऐसा कह सकते हो कि एक होता है इनपुट वोल्टेज और एक होता है आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज V2 ट्रांजिस्टर में हमेशा ये दोनों ऑपरेट होते हैं। अब ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 आपके साथ शेयर कर रहा हूं अबाउट ट्रांजिस्टर। वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के साथ लगाने को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वोल्टेज को ट्रांजिस्टर के साथ लगाने को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कनेक्टिंग वोल्टेज टू ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाने को इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कनेक्टिंग वोल्टेज टू ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन सेंस है, कितने वोल्टेजेस हैं? आप कहें सर दो वोल्टेजेस हैं। कितने टर्मिनल्स हैं, यानी कितने सेमीकंडक्टर हैं, कितने मटेरियल हैं, कितने पोर्शंस हैं? 3 हैं, एमिटर, कलेक्टर, बेस। तो टर्मिनल्स 3 हैं, वोल्टेज 2 हैं। जब 2 वोल्टेज 3 टर्मिनल्स के साथ लगाओगे तो इट मीन के एक इलेक्ट्रोड को या एक टर्मिनल को दोनों एंटरटेन करेगा। एक को मिलेगा, दूसरा दूसरे को मिलेगा और एक को दोनों मिल जाएंगे। सो वो कॉमन होगा। जिसको दोनों वोल्टेज का टर्मिनल मिलेगा वो कॉमन होगा। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाने को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में एक हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि टर्मिनल्स 3 हैं, वोल्टेज 2 हैं। एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल। 3 टर्मिनल्स पे 2 वोल्टेज लगाओगे तो एक वोल्टेज फर्ज करो इन 2 के दरमियान, एक इन 2 के दरमियान, तो दोनों वोल्टेज लग गए। लेकिन देखो ये वाला टर्मिनल दोनों में आ गया, तो ये कॉमन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक वोल्टेज इन 2 के दरमियान और एक इन दोनों के दरमियान, तो ये कॉमन। एक इन 2 के दरमियान और एक इन, तो ये कॉमन। इट मीन के 3 इलेक्ट्रोड्स या 3 टर्मिनल्स या एमिटर, कलेक्टर और बेस में एक को कॉमन रहना होगा अमॉन्ग 2 वोल्टेजेस, तो हम उसे उस कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अगर बेस दोनों वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है तो कॉमन बेस, अगर एमिटर दोनों के साथ कॉमन है तो कॉमन एमिटर, और अगर कलेक्टर दोनों के साथ कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर। इट मीन्स कि कॉन्फ़िगरेशन के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मीन ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाना, V1 और V2 लगाना। अगर V1
और V2 दोनों एमिटर को मिल रहे हों, जबकि V1 बेस को मिल रहा हो और V2 जो है वो कलेक्टर को मिल रहा हो। तो देखो एमिटर को दोनों मिल रहे हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को माय डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि V1 और V2 दोनों मिल लें कलेक्टर को और V1 मिले एमिटर को और V2 मिले माय डियर स्टूडेंट्स बेस को। तो देखो एमिटर और बेस को एक एक मिल रहा है, लेकिन कलेक्टर को दोनों मिल रहे हैं। सच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और आप समझ गए हो कि ऐसा भी हो सकता है कि V1 और V2 दोनों मिल जाएं बेस को, जबकि V1 मिले एमिटर को और V2 मिले कलेक्टर को। तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को फिर हम हम इसको नाम देंगे माय डियर स्टूडेंट्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट नंबर 7 अबाउट ट्रांजिस्टर, ये है माय डियर स्टूडेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक ड्रा करना चाहता हूँ, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करता हूँ। और देखो कैसे, ये एमिटर है जानते हो ना, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो मैं ऐसे बाइसिंग कर सकता हूँ कि ये हमारे पास है, फर्ज करो ये V1 मैंने लगा दिया इसके साथ, और इधर ही मैं लगा रहा हूँ इसके साथ V2। देखिएगा मैंने V2 लगा दिया इसके साथ। तो देखो V1 और V2 इस तरह लगा है कि बेस दोनों को एंटरटेन कर रहा है, जबकि कलेक्टर एक को एमिटर दूसरे को। तो इट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। यही V1 और V2 हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि एमिटर दोनों को एंटरटेन करेगा और कलेक्टर और बेस एक एक को, तो फिर वो कॉमन एमिटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ट्रांजिस्टर, हम ट्रांजिस्टर के मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए हो। कॉन्फ़िगरेशन मीन वोल्टेज के साथ, ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाना। एमिटर को कॉमन रख सकते हो, बेस को कॉमन रख सकते हो, कलेक्टर को कॉमन रख सकते हो। माय नेक्स्ट पॉइंट अबाउट ट्रांजिस्टर इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है ट्रांजिस्टर का? पॉइंट नंबर 8 ये है कि देयर आर 3 currents in ट्रांजिस्टर वर्किंग्स। ट्रांजिस्टर के वर्किंग्स के दौरान 3 करंट होते हैं। देयर आर 3 करंट्स इन ट्रांजिस्टर वर्किंग, और वो क्या है? एक होता है IE, वो करंट जो इमिटर से पास होता है, एक होता है IB और एक होता है IC। कलेक्टर से पास होने वाला करंट, इमिटर से पास होने वाला करंट और बेस से पास होने वाला करंट। ये भी याद रखें कि ये दोनों कहलाते हैं ब्रांच करंट्स। फॉर ट्रांजिस्टर दे आर कॉल्ड ब्रांच करंट्स, इनको ब्रांच करंट्स बोलते हैं। और इमिटर इज द टोटल नेट करंट, इट इज द टोटल नेट करंट, वर्किंग करंट, इट इज द वर्किंग करंट। सो टोटल नेट करंट एंड ब्रांच करंट्स। अब आई थिंक आप सब मानते हैं कि टोटल इज ऑलवेज द सम ऑफ ब्रांचेस, टोटल इज ऑलवेज द सम ऑफ पार्ट्स। तो अगर टोटल सम ऑफ पार्ट्स है, टोटल सम ऑफ ब्रांचेस हैं, तो इट मीन दैट IE मस्ट बी इक्वल टू IB प्लस IC। व्हाट इट मीन? ये बेसिक इक्वेशन ऑफ करंट है फॉर ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि फर्ज करो ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है, ये इसका एक जंक्शन है, ये इसका दूसरा जंक्शन है, और स्मॉल साइज मीन कि ये बेस है, ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। ठीक है। अब अगर आपने इसके साथ वोल्टेज लगाया है, ये वोल्टेज आपने लगा लिया, कॉमन बेस से ले लेता हूं, और ये आपने वोल्टेज V1 और V2 कलेक्ट कर दिए, ये V2 है और ये V1, कॉन्फ़िगरेशन कर दी। डायोड के साथ वोल्टेज लगाना बायसिंग है और ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाना कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये V1 करंट डेवलप करेगा ऐसे, ये इससे करंट पास करेगा, तो जो करंट इससे पास होगा वो IE है। लेकिन ये करंट जब इसमें एंटर होगा तो कुछ आगे निकल जाएगा, कुछ इधर से आ जाएगा।
जब इधर से आएगा तो ये IB है, जो इधर से पास होगा वो IC है। तो अगर आप देखिए तो IE जो है, IE इमिटर से होने वाला करंट टोटल करंट है, और ये फिर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेस इधर आते हैं, वापस कंबाइन होते हैं, फिर सर्कुलेट होते हैं, कुछ एक ब्रांच इधर से और एक ब्रांच इधर से। ये भी याद रखें कि बेस का जो करंट होता है वो बहुत कम होता है और कलेक्टर का करंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, नियरली इक्वल टू इमिटर करंट। उसकी वजह यह है कि बेस इतना स्मॉल साइज का है कि चार्जेस टर्न लेने से पहले ही बेस को क्रॉस कर जाते हैं और कलेक्टर में इंटर हो जाते हैं। सो इसीलिए बहुत कम चार्जेस इमिटर से बेस में जाकर बेस का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, ज़्यादातर टर्न करने से पहले ही कलेक्टर में इंटर हो जाते हैं, बिकॉज बेस बहुत थिन होता है। एनी हाउ फिर भी अब ब्रांच करंट तो है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए हम लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ करो ये 10 एम्पेयर आया, 9 एम्पेयर इधर गया, 1 एम्पेयर इधर आया, तो 10 इज इक्वल टू 9 प्लस 1। सो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इक्वेशन फॉर current in transistor equations, transistor circuits, transistor working. Point number 9, ये जो दो वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दो वोल्टेजेस पे 3 हालात आते हैं। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर 3 हालात आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि ये फॉरवर्ड बाइस हो और ये भी फॉरवर्ड बाइस हो, ये फॉरवर्ड बाइस हो, ये भी फॉरवर्ड बाइस हो। ऐसा हो सकता है कि ये रिवर्स बाइस हो और ये भी रिवर्स बाइस हो, और ऐसा हो सकता है कि ये तो फॉरवर्ड बाइस हो लेकिन ये रिवर्स बाइस हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर V1 फॉरवर्ड बाइस, V2 फॉरवर्ड बाइस, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड रीजन। ये हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेटेड मोड। और अगर ये रिवर्स बाइस और दूसरा भी रिवर्स बाइस, इट इज कॉल्ड कट ऑफ रीजन। इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। और अगर ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस, तो माय डियर स्टूडेंट इट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। इट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहता हूं 9, तो आई वांट टू से समथिंग अबाउट द रीजन्स, कि अगर आपके सामने कहे रीजन्स क्या है, तो कहना ये रीजन्स कुछ नहीं है, ना ये रीजन है ना ये रिलीजन है। रीजन इज अ सिचुएशन ऑफ ट्रांजिस्टर वर्किंग। ट्रांजिस्टर के काम के दौरान 3 तरह के सिचुएशंस होंगे, या ट्रांजिस्टर मोहतरम कट ऑफ रीजन में होगा, या एक्टिव सिचुएशन में होगा, या सैचुरेटेड सिचुएशन में होगा। ट्रांजिस्टर के सर्किट में ऑपरेटिंग वोल्टेजेस अगर फॉरवर्ड बाइस्ड हैं, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स ये सैचुरेटेड रीजन है या सिचुएशन है, एंड सो ऑन, वो आपको बता दिए। सो लेट मी एंटरटेन द पॉइंट नंबर 9। इट मीन दैट देयर आर 3 working situations of transistor working। ट्रांजिस्टर के काम करने के दौरान there are 3 working situations। ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए 3 working situations है dear students। 3 working situations क्या है? तो एक होगा called configurations। इसको configurations कहते हैं। आपके लिए लिख लेता हूं कि the situation working situations are called regions, configuration नहीं by regions। So transistor is maybe in any one of the region and situation during working, called region. Regions mean working situations. There are 3. One is cut off, the other one is active, and the third one is saturated। The third one is saturated region। कट ऑफ रीजन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, कट ऑफ रीजन वो होगा जब V1 भी रिवर्स बाइस और V2 भी रिवर्स बाइस, और एक्टिव रीजन वो होगा जब V1 फॉरवर्ड बाइस और V2 रिवर्स बाइस, और सैचुरेटेड रीजन 1 होगा जब V1 भी फॉरवर्ड बाइस और V2 भी फॉरवर्ड बाइस हो, देन दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड रीजन। लेट मी प्रोसीड। हमारे पास पॉइंट नंबर 10 अबाउट ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए पॉइंट नंबर 10 क्या होगा? पॉइंट नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट्स अबाउट ट्रांजिस्टर, पॉइंट नंबर 10 है कि सैचुरेटेड रीजन और कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स से। द 3 रीजन्स, द 3 वर्किंग रीजन्स का हो या सिचुएशंस का हो, याद रखिए इन्होंने नाम तो रीजन्स रखा है लेकिन ये हकीकत में वर्किंग सिचुएशंस है।
The three working situations of transistor can be interpreted graphically in IV characteristic. Characteristic mean graph. IV ग्राफ में आप ग्राफिकली तीनों रीजन्स को कोड दे सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारे पास है कलेक्टर करंट और एक कलेक्टर वोल्टेज V2 ले लें और I ले लें करंट थ्रू कलेक्टर। अगर आप करंट और वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इसका प्रैक्टिकल वर्किंग में ग्राफ ड्रा करें तो माय डियर स्टूडेंट्स ग्राफ इन डिफरेंट सिचुएशंस आपको इस तरह मिलते हैं। ये शेप कैसे बनता है, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये इन दोनों कर्व में क्या फर्क है, काफी डिस्कशन है। लेकिन आपके पूरे बुक में देखिए सिर्फ 2 पेजेस में ट्रांजिस्टर लिखा है और इन 2 पेजेस में इनसे गलती ये हुई है, मैं एतराज कर रहा हूं, ओपनली कर रहा हूं कि एक ट्रांजिस्टर की 2 बातें करते लेकिन फुली एक्सप्लेन कर देते। ट्रांजिस्टर की 200 बातें की हैं लेकिन हर बात सिर्फ बताई गई है। अब 200 बातों के लिए हम 200 पेजेस पढ़ेंगे तब जाकर मजा आएगा। सो दैट्स वाई अब यहां पर बहुत सी बातें काबिल गौर हैं, डिस्कशन और क्यों के या राज जानने के लिए इंसान के जहन में वो ख्वाहिश पैदा होती है, बट आपके लिए नहीं है। सो दैट्स वाई हम सिर्फ रीजन्स इससे डिटेक्ट कर लेते हैं। ये जो सिचुएशंस है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी टॉप जो है जिसमें IC मैक्सिमम है और ये है जनाब IC मिनिमम है। वर्किंग के दौरान IC मिनिमम कर्व्स में मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इंडिकेट्स एक्टिव रीजन। ये ट्रांजिस्टर का एक्टिव रीजन शो करता है और इस मिनिमम के नीचे जो जगह है ये दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स कट ऑफ रीजन। ये कट ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करता है। कट ऑफ रीजन सही है, ये कट ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर जो रीजन है ये वाला, दिस रीजन इज सैचुरेटेड रीजन। इसको सैचुरेटेड रीजन बोलते हैं, सही है। सैचुरेटेड रीजन है माय डियर स्टूडेंट्स और एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो बहुत से स्टूडेंट बुक में ये ग्राफ देखें, आप इस ग्राफ के आसपास देखिए, इन्होंने एक सेंटेंस भी नहीं लिखा इस ग्राफ के बारे में, बस कट के पेस्ट हो चुका है। सामने के डायग्राम ये है। अब इस डायग्राम में इतनी बातें हैं लेकिन एक्चुअली मकसद क्या है कि दिस ग्राफ, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 वर्किंग सिचुएशंस ऑफ ट्रांजिस्टर, सैचुरेटेड रीजन, एक्टिव रीजन एंड कट ऑफ रीजन। अच्छा, एक पॉइंट और, लोड लाइन का जिक्र तक भी नहीं है। आप लोड ऑन ट्रांजिस्टर क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है या इसका आउटपुट क्या है, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है। सो फाइनलाइज कर रहा हूं पॉइंट्स को। माय डियर स्टूडेंट, वो लाइन जो सैचुरेटेड रीजन और कट ऑफ रीजन को आप इसमें मिलाएं, दैट लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन। अब लोड क्या है, इसका ग्राफ इन 2 रीजन्स को क्रॉस क्यों करता है, डिक्लाइंड फॉर्म में क्यों है, ये हर जगह हर पॉइंट अपने लिए अलग एक टॉपिक है और अपने लिए अलग एक रास्ता है बढ़ने का। आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फ्यूचर में आए टेस्ट में तो आप उसको सॉल्व कर सको, ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी डिस्कशन आउट ऑफ बाउंड्री है इस लेवल के जिस लेवल में आप पढ़ रहे हो। सो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है हमारे स्टूडेंट्स 11, पॉइंट नंबर 11। इसमें फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। देखो, ट्रांजिस्टर के डेफिनेशन की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, फिर स्ट्रक्चर के अंदर उन मटेरियल के नेचर के बारे में बात की, सिमिलरिटी डिफरेंस की बात की, साइज के बारे में बात की, डोपिंग के बारे में बात की, फिर मैंने ट्रांजिस्टर के साथ वोल्टेज लगाने की बात की, कॉन्फ़िगरेशन बताए, कॉमन बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रीजन्स हैं या सिचुएशंस हैं, उसकी बात की, ग्राफ की थोड़ी बहुत बात बताई। अब आखिरी बात कर रहा हूँ, सॉरी 2 बातें, फैक्टर्स एंड यूजेस, दोनों बात कर रहा हूँ, वाइंड अप करूंगा। 11 नंबर पॉइंट में I want to say something about factors of transistor. There are basically 6 factors of transistor. आपके लिए 4 हैं, टोटल 6 हैं, आपके लिए 4 हैं। Factors of transistor is, पहला है static बीटा फैक्टर, दूसरा है डायनामिक,
बीटा फैक्टर, और तीसरा है स्टैटिक अल्फा फैक्टर, और एक है डायनामिक अल्फा फैक्टर। ये एक ट्रांजिस्टर है, फर्ज कर रहा हूं ये एक ट्रांजिस्टर है, जंक्शन डिवाइसेस स्किप कर लेते हैं, होल ले लेते हैं, ट्रांजिस्टर है। अब दो सिचुएशंस होंगे, इसको एक वोल्टेज मिला है V1 और एक वोल्टेज मिला है V2। इनके अलावा या तो इसे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, यस या नो, यानी इनके अलावा ट्रांजिस्टर के सर्किट में इन दो ऑपरेटिंग वोल्टेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल या मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा सिग्नल मीन इनपुट सिग्नल। अब मैं क्यों नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैंने इसको इनपुट वोल्टेज कहा है, तो फिर इनपुट सिग्नल और इनपुट वोल्टेज में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। डिपेंड्स अपॉन द थ्री सिचुएशंस एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ट्रांजिस्टर। बट रहने दें, इस ट्रांजिस्टर को दो वोल्टेजेस मिल रहे हैं ऑपरेटिंग, दीज आर ऑपरेटिंग वोल्टेजेस। इन दो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस के अलावा अगर एक एक्स्ट्रा सिग्नल इनपुट सिग्नल मिल रहा है तो द सिचुएशन द फैक्टर इज डायनामिक। जो भी फैक्टर होगा वो डायनामिक होगा। और अगर ये एक्स्ट्रा सिग्नल आउट ऑफ दीज टू नहीं मिल रहा तो फिर ये स्टैटिक है। द सिचुएशन द फैक्टर इज कॉल्ड स्टैटिक, द फैक्टर इज कॉल्ड स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब है कि ऑपरेटिंग पोटेंशियल के अलावा एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं है, और डायनामिक का मतलब है कि ऑपरेटिंग पोटेंशियल के अलावा एक्स्ट्रा सिग्नल मौजूद है। एक सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे सामने इधर एक कीबोर्ड पड़ा है, सामने कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। इस कीबोर्ड जो है, इसके हर बटन का जो सर्किट है नीचे, हर बटन के साथ एक ट्रांजिस्टर है। अब आपने ये बटन प्रेस नहीं किया तो ये एक्स्ट्रा सिग्नल नहीं है, और V1 V2 वहां अटैच है ऑलरेडी। लेकिन अगर आप बटन को प्रेस करो तो V1 V2 के साथ एक एक्स्ट्रा सिग्नल भी आ गया। सो इट इज लाइक दैट। अगर आपने बटन प्रेस किया है तो जो फैक्टर होगा ट्रांजिस्टर का वो डायनामिक होगा, चाहे बीटा फैक्टर है चाहे अल्फा फैक्टर है। और अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया माय डियर स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा? फिर वो स्टैटिक फैक्टर होगा, फिर वो डायनामिक फैक्टर नहीं होगा। मामूली सी बात, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, इसको डिस्कशन नहीं कह रहा, क्योंकि हर बात का रीजन बताओ तभी भी वो लेक्चर होता है। बट आपके लिए इंफॉर्मेशन सही है। स्टैटिक बीटा फैक्टर क्या है? स्टैटिक बीटा फैक्टर बीटा से डिनोट होता है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। डायनामिक बीटा फैक्टर इज डिनोटेड बाय डेल्टा बी। बी से भी लोग डिनोट कर लेते हैं, आप बी से भी डिनोट करें तो कोई हर्ज नहीं है, बुक्स में लिखा है। बट द रेशियो विल बी चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन बेस करंट। सो जब ये चेंज हो रहा है, कॉमन सेंस भी कोई चीज है, देखो, चेंज मीन के देयर इज सम गड़बड़ आउट फ्रॉम आउटसाइड। चेंज मीन कि कुछ बाहर से हो रहा है जो ये चेंज डेवलप कर रहा है। सो चेंज ले रहे हो इट मीन के एक्स्ट्रा सिग्नल आ चुका है, और चेंज नहीं ले रहे हो, फिक्स ले रहे हो, इट मीन के सब शांति है, सुख है, अमन है। देयरफॉर ये स्टैटिक फॉर्मेट में है। अल्फा फैक्टर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा स्टैटिक फॉर्मेट में अल्फा होगा IC by IE, the comparison of collector current with emitter current। और डायनामिक अल्फा फैक्टर डेल्टा अल्फा से भी डिनोट होता है, अल्फा से भी, दैट इज डेल्टा IC by डेल्टा IE। तो वही बात है, विदाउट इनपुट सिग्नल, एक्स्ट्रा सिग्नल, एंड विद इनपुट और आउटपुट सिग्नल। इन दोनों फैक्टर्स में से जो बीटा फैक्टर है, इसको करंट गेन भी बोलते हैं, दोनों को करंट गेन बोलते हैं। द फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड करंट गेन। यू कैन से बोथ आर करंट गेन। ज्यादातर करंट गेन में बीटा फैक्टर इस्तेमाल होता है, तो करंट गेन, इसको दूसरा नाम भी है करंट गेन। इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान एक रिलेशन भी है, दैट अल्फा फैक्टर इज इक्वल टू, सॉरी, बीटा फैक्टर इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये दोनों फैक्टर्स के दरमियान इक्वेशन भी है। इस इक्वेशन को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फैक्टर एंड अल्फा फैक्टर, और रिलेशन बिटवीन टू करंट गेन्स। ये ट्रांजिस्टर के लिए पॉइंट नंबर 11। द लास्ट पॉइंट जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं ट्रांजिस्टर का, पॉइंट नंबर 12, और वो यूजेस हैं। यूजेस बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन आपके बुक में कहा कि द टू यूजेस इज ट्रांजिस्टर को बतौर एम्पलीफायर यूज कर सकते हो, और सेकेंड नंबर आप इसको बतौर स्विच यूज कर सकते हो। भाई एम्पलीफायर जो है, इसमें जो सर्किट गिवन है आपके बुक में, उसमें झांकने की जरूरत नहीं है। बुक ने उस सर्किट के बारे में एक लफ्ज भी नहीं लिखा, तो कट करके पेस्ट करना इसका ये मतलब नहीं कि बुक में शामिल है। अगर उसको डिस्कस करोगे तो फिर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है ये फिर मजीद कई किस्म के हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कौन सा बेस्ट है, कहाँ बेस्ट है, क्या मतलब है, सर्किट कैसे बाइसिंग होगी वगैरह, काफ़ी बातें हैं। बस मतलब समझ लें कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का मतलब क्या है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैन मॉडिफाई, इंक्रीज लिखते हैं, ट्रांजिस्टर कैन इंक्रीज द amplitude of input signal. We can use transistor to increase the amplitude of input signal. In this, the process is called amplification, and transistor at that time is called amplifier. The transistor is called amplifier, just like speaker. आप जानते हो माइक में हम बात करते हैं, अभी मैंने एक माइक लगाया है तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ तो मेरे साउंड की ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन यहाँ जो एम्पलीफायर लगा है वो इसका, वो स्पीकर इसकी एम्पलीफिकेशन करता है और इसकी आवाज़ का सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा देता है। मस्जिद में है माइक, आप में बात करते हो तो स्पीकर उस आपकी आवाज़ का एम्पलीफिकेशन करता है और एम्पलीट्यूड कई गुना बढ़ाता है। वो काम ट्रांजिस्टर कर सकता है। तो एम्पलीफायर का काम करता है ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है और ये इसको हम इनपुट सिग्नल देते हैं, ये इनपुट सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, तो ट्रांजिस्टर से निकलने के बाद इसका एम्पलीट्यूड कई गुना बढ़ जाएगा। द प्रोसेस इज एम्पलीफिकेशन एंड ट्रांजिस्टर इन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एम्पलीफायर। ये काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट जो है इसमें स्विच की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर सकता है। स्विच का मतलब है ऑन ऑफ, तो ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ का काम कर सकता है। कैसे करता है वो आइडिया आपके साथ शेयर करता। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर के साथ मैं को ट्रांजिस्टर लिख रहा हूं इसके ऊपर। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ आप V1 लगाते हो, आप इसके साथ V2 लगाते हो, लेकिन ये V1 जो है वो कम होता है। वो कम होता है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर बैरियर पोटेंशियल होता है। डायोड है ना, और जहां डायोड होता है वहां बैरियर पोटेंशियल तो होता है। डायोड में पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन में बैरियर पोटेंशियल होता है। तो आमतौर पर V1 जो है नॉर्मल हालत में, माय डियर स्टूडेंट, वो V1 जो है वो हम बैरियर पोटेंशियल से कम एडजस्ट करते हैं। यानी फर्ज करो ये बैरियर पोटेंशियल जो है वो 0.7 है और आप इसको एडजस्ट कर लेते हो 0.5। तो जब आपका ऑपरेटिंग पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है तो ये ट्रांजिस्टर इस सर्किट को एक्टिव नहीं करता और पूरा सर्किट ऑफ है। क्या है ये? क्या है? ऑफ। तो ये ऑफ का सिचुएशन है। ऑफ सिचुएशन मीन when V1 is less than barrier potential, when V1 is less than barrier potential of transistor या inside transistor, तो ये ऑफ का काम करेगा। सही है, ठीक है। फर्दरमोर अब क्या है, अचानक इनपुट सिग्नल आ गया। वो एक्स्ट्रा की बात मैंने यहां की ना, कट ऑफ रीजन वगैरह में, सॉरी स्टैटिक और डायनामिक में, फिलहाल स्टैटिक सिचुएशन है। एनीहाउ अब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सिग्नल आ गया तो जनाब हमने ये सर्किट, अगर ये एक बटन है तो ये एक्स्ट्रा सिग्नल हमारी उंगली से वो बटन प्रेस करना है। तो यहाँ एक पोटेंशियल, हमारा मैकेनिकल एनर्जी उधर जाकर प्रेसिंग में एक पोटेंशियल डेवलप करता है, लेकिन वो पोटेंशियल इतना होता है कि वो इस 0.5 के साथ ऐड हो जाता है। फर्ज करो वो इनपुट सिग्नल का पोटेंशियल 0.4 है, तो 0.5 और 0.4 मिलकर 0.9 डेवलप करते हैं, और 0.9 बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है तो अब इसमें वर्किंग स्टार्ट होगा और ये सर्किट ऑन से ऑफ से क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन मीन के एक्स्ट्रा सिग्नल के आने से बैरियर पोटेंशियल कम पड़ गया और V1 के साथ कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिल गया, वो ज्यादा हो गया। तो ये क्या हुआ? आप कहें सर
ऑपरेटिंग पोटेंशियल V1 और सिग्नल को कंबाइनली ऑपरेटिंग पोटेंशियल बिकम ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। तो अगर हम उंगली प्रेस करें ऑन और उंगली हटाए फिर ऑफ, तो ऑन होकर वो आपको आउटपुट दे देगा और ऑफ होकर आउटपुट खत्म हो जाएगा। तो कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। इस ऑन ऑफ के लिए हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज अ स्विच, ऑन ऑफ का काम करता है। ऑफ का आइडिया ये है कि द ऑपरेटिंग पोटेंशियल विल बी लेस देन द बैरियर पोटेंशियल। एंड दूसरा है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिस्टर की मेन बातें हैं। इसके अलावा भी अगर इसमें डिटेल ज़रूरी हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, वरना मैं समझता हूं कि आपके लिए काफ़ी है। इतनी बातों को भी जहन में रखें तो इंशाल्लाह आपका ट्रांजिस्टर में आने वाला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्यूबल होगा। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।